अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर MBBS बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण बुक से हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड। और उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाती है सॉलिबिलिटी। तो प्रोटीन जो है ये क्या होता है कि वाटर के अंदर, अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर के अंदर ये कम्प्लीटली सॉलिबल नहीं होती, जैसे बिल्कुल हल हो जाती है ना चीज़, तो वैसे नहीं होती। ये क्या करती हैं, कॉलॉइडल सोल्यूशंस बना लेती हैं, मतलब जेल लाइक सोल्यूशन बना लेती है ट्रू सोल्यूशन बनाने के, यानी बिल्कुल पानी में हल नहीं होती लेकिन एक जेल नुमा कंसिस्टेंसी आ जाती है उसकी। अब ये किस वजह से होता है, क्योंकि प्रोटीन का बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज़ होता है, तो उस वजह से वो पानी के अंदर जो है ना उतने अच्छे से हल नहीं हो पाती। ठीक है, तो इस वजह से कॉलॉइडल सोल्यूशन बनता है। फिर मॉलिक्यूलर वेट का बताया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो है ना वो डिफरेंट प्रोटीन्स का उनके हिसाब से जो है ना वेरी करता है, यानी कि जिस प्रोटीन में जितने ज़्यादा अमाइनो एसिड होंगे उसका उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, और जिसके अंदर कम होंगे उसका कम होगा। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जो है ना एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हम लोग 110 कहते हैं एवरेज। तो फिर उस हिसाब से जिस प्रोटीन में जितने ज़्यादा अमाइनो एसिड उसका उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो मेजॉरिटी जो है वो 40 से 4000 अमाइनो एसिड तक के जो है ना 40 to 4000 अमाइनो एसिड तक जो है प्रोटीन्स बनी होती हैं। और क्या होता है कि फिर इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इस रेंज में आ जाता है, लेकिन खैर इसको याद ना करें, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इंसुलिन का फिर कुछ जो है ना प्रोटीन्स है हमारी बॉडी की, उनका बताया हुआ है, जैसे इंसुलिन है, ग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन है, सीरम एल्ब्यूमिन है, इनके सबके जो है वो बताए हुए हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो ये ना याद कीजिएगा, इतना ज़रूरी नहीं है ये। फिर शेप के बारे में बताया हुआ है, तो शेप में इंसुलिन का शेप ग्लोबुलर है, यानी गोल गोल होती है। ओवल जो होता है वो एल्ब्यूमिन का होता है, फाइब्रस या जिसे हम लंबे लंबे धागे नुमा जो है ना वो कहेंगे, इस टाइप की शेप जो है वो फिब्रिनोजन की होती है। देन उसके बाद आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वो होती है जहाँ पर एक अमाइनो एसिड या फिर एक प्रोटीन वो जो है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो नेट चार्जेस है ना वो जो है वो बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जो है ये अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रॉपर्टी होती है। और उसके अलावा जो है ना प्रोटीन की जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है वो डिपेंड करेगी उसके अंदर मौजूद अमाइनो एसिड पे। फॉर एग्जांपल, अगर उसके अंदर जो एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं, तो एसिडिक अमाइनो एसिड का इन्वायरमेंट तो बेसिक होगा। ठीक है, तो बेसिक इन्वायरमेंट में ये प्रोटॉन की डोनेशन करेंगे, प्रोटॉन डोनेट करके एनाइन की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और मज़ीद फिर जो इनकी पीएच होगी ना वो किस साइड पे शिफ्ट करेगी, जो मीडियम होगा, मीडियम की पीएच जिसमें ये है वो शिफ्ट करेगी टुवर्ड्स जो है ना 7-6 इस तरीके से हो जाएगी। लेकिन खैर इस चीज़ को आप बेशक ना इतना देखें कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच डिपेंड करती है अमाइनो एसिड्स पे, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पर वो ये चीज़ है जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि प्रोटीन्स जो है ना वो भी ज्विटर आयन के तौर पे या डायपोलर आयन के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे। ठीक है, अब यहाँ बताया हुआ है कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के ऊपर जब ये ज्विटर आयन के तौर पे एग्जिस्ट करेंगी तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगी। ठीक है, यानी इन पर कोई चार्ज नहीं होगी, तो ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर पाएंगी, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है ना, वहाँ पर हम प्रोटीन्स के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स की मदद से मूवमेंट करवाते हैं, तो ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर पाएगी क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। और उसके अलावा इसकी सॉल्युबिलिटी कम से कम होगी, जो है ना इसकी प्रिसिपिटेबिलिटी जो है ना वो मैक्सिमम होगी, और लीस्ट बफरिंग कैपेसिटी होगी। अच्छा, अब ये क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताना चाहूँगी। देखें, सॉल्युबिलिटी हम कहते हैं, सॉल्युबिलिटी यानी हल हो जाने वाली सलाहियत। ठीक है, अब अगर हम लोग पानी को, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसको अपना रेफरेंस बना के चलें, तो पानी वाटर जो है ना उसके अंदर होती हैं चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यानी कि चार्जेस मिलती हैं हमें। अब जो पार्टिकल्स चार्ज होंगे ना, चार्ज पार्टिकल्स यानी आयनिक सॉल्यूट्स जो होते हैं जैसे साल्ट वगैरह, उसमें भी चार्जेस मिलती हैं हमें, वो पानी में हल हो जाती हैं। और वहीं पर जो वो होती हैं जिनमें नॉन पोलर होते हैं या कोवलेंट होते हैं, जिनमें चार्जेस नहीं होती, वो पानी में हल नहीं हो पाते। तो सॉल्युबिलिटी का जो एक मेन उसूल होता है ना केमिस्ट्री में, वो यही होता है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी जो जैसा होगा वो अपने जैसे को ही अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा। अगर वाटर चार्जेबल है, इसमें चार्जेस हैं, तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे उन्हीं को अपने अंदर ये सॉल्युबल करेगा। ठीक है, तो अब मैंने ये कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जिनके अंदर एग्जिस्ट करेंगी, यानी जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, और वहीं पर अगर कोई पार्टिकल ऐसा है जो चार्ज नहीं है, यानी न्यूट्रल पार्टिकल, तो न्यूट्रल पार्टिकल क्या करेगा, न्यूट्रल पार्टिकल तो इसमें हल नहीं हो पाएगा, तो वो क्या होगा, वो सारा का सारा अपने बिहेव करेगा एज अ हाइड्रोफोबिक। ठीक है, उसका बिहेवियर हाइड्रोफोबिक होगा, वो अपने अंदर ही एक जो है ना इसे
गुच्छा बना लेगा और जितना भी एरिया होगा ना इर्द गिर्द वाला जिसके अंदर ये पड़ा है उससे ये अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये होती है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। यानी अगर कोई चीज़ सॉल्युबल हो रही है तो मतलब सॉल्युबल हो रही है, अगर सॉल्युबल नहीं हो रही ना तो वो एज अ प्रेसिपिटेट जो है ना वो बाहर निकल जाएगी सॉल्यूशन में से। सॉल्युबल मतलब कि उसमें हल हो जाना, मिक्स हो जाना सॉल्यूशन में, और प्रेसिपिटेट मतलब कि सॉल्यूशन से बिल्कुल अलग होकर बाहर निकल जाना। ठीक हो गया। अब देखें आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के ऊपर हम क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे न्यूट्रलिटी आ जाती है। ठीक है, तो न्यूट्रलिटी के अंदर फिर बताएं चार्जेस तो नहीं है, चार्जेस नहीं है तो सॉल्युबिलिटी होगी, तो सॉल्युबिलिटी तो नहीं होगी, और प्रेसिपिटेशन 100% होगी। कोई चीज़ अगर सॉल्युबल नहीं है तो वो क्या होगी, वो प्रेसिपिटेट होगी, यानी अलग होकर निकल जाना। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग पानी के अंदर ऑयल डालते हैं तो आपने देखा होगा इनिशियली अगर आप उसको ऊंचा करके डालेंगे तो उसमें ड्रॉपलेट्स बनेंगे, लेकिन वो सारे ड्रॉपलेट जो है ना वो ऐसे से मर्ज होकर और एक ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो वो मर्ज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं, तो वो आपस में मर्ज होकर एक बड़ा ड्रॉपलेट ऐसे ग्लोब्यूल टाइप बना लेंगे और पानी के ऊपर ऐसे तैर रहा होगा वो। तो ये सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो अब ये चीज़ समझ गए आप लोग कि मिनिमम सॉल्युबिलिटी क्यों होगी, क्योंकि चार्जेस नहीं है तो सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं रहेगी, और मैक्सिमम प्रेसिपिटेबिलिटी क्यों होगी, क्योंकि आपस में जितनी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है ना वो बहुत हाई हो जाएंगी, और वो क्या करेंगी उस जो है ना सब्सटेंस को मतलब प्रेसिपिटेट आउट करवा देंगी। और लीस्ट बफरिंग कैपेसिटी हम लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई एसिडिक मीडियम है, अच्छा ये चीज़ भी यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। लीस्ट बफरिंग कैपेसिटी, बफरिंग सबसे पहले हम कहते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है ना या कोई भी इन्वायरमेंट है उसकी पीएच को चेंज होने से रोकना, रेजिस्ट करना, तो उसको कहते हैं हम लोग बफरिंग कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि कोई सॉल्यूशन है उसकी पीएच अगर 6 है ना तो उसको हमें 6 से 7 होने से बचाना है या 6 से 5 होने से बचाना है, तो हमें उसमें रेजिस्टेंस डालनी है। तो वो बफर्स वो होते हैं जो कि किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी सॉल्यूशन में पीएच को चेंज ना होने दें। ठीक है, अब देखें अगर एसिडिक पीएच होगी तो एसिडिक पीएच के अंदर एच आयंस बहुत ज़्यादा होंगे, तो बफर्स क्या करेंगे इस मतलब यहाँ पर क्या करेंगे बफर्स एसिडिक उसके अंदर कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा सब्सटेंस डाला जाता है जो कि एच आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, पीएच को मज़ीद एसिडिक कर रहा है, तो ये बफर्स क्या करेंगे उन एच आयंस को अपटेक कर लेंगे। ठीक है, यानी अगर एच आयंस चेंज कर रहे हैं किसी भी जो मीडियम है उसकी पीएच को, तो एच आयंस का अपटेक करेंगे बफर्स। ठीक है, अपने पास ले लेंगे और अपने से जोड़ लेंगे। और वहीं पे अगर बेसिक पीएच यानी ओएच आयंस जो है ना, ओएच आयंस मतलब बेसिक पीएच है उसकी पीएच एसिडिक बन रही है, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे कि ये OH आयंस डोनेट करेंगे ताकि बेसिक पीएच बेसिक ही रहे। समझ रहे हैं आप लोग? तो मतलब ये है कि सिंपली ये क्या करते हैं कि चार्जेस होना ज़रूरी है, मतलब वो पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे ना वो क्या करेंगे OH आयंस जो है ना वो मतलब H आयंस की डोनेशन करेंगे, OH आयंस की अपटेक करेंगे, या H आयंस की अपटेक करेंगे, OH आयंस की डोनेशन करेंगे। तो बफर्स के लिए चार्ज होना पार्टिकल्स होना ज़रूरी है। तो जब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के ऊपर चार्जेस नहीं होंगी तो फिर प्रोटीन्स बफर के तौर पर एक्ट थोड़ी करेंगी, तो इसलिए आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के ऊपर लीस्ट बफरिंग कैपेसिटी भी होती है। ठीक है, अब मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर ये चीज़ बता दी है। फिर कुछ जो प्रोटीन्स हैं उनकी बताई हुई है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। और देखिए हमारी बॉडी के ना फिजियोलॉजिकल पीएच के ऊपर ना जो ये होते हैं जैसे पेप्सिन एंजाइम है तो उसकी पीएच यही है, क्योंकि इसके ऊपर वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगी, वो कोई रिएक्शन नहीं करेगी, वो अपना काम करेगी। सेम फॉर कैजिन की 4.6 है, ह्यूमन एल्ब्यूमिन 4.7 और यूरिएज 5.0, हेमोग्लोबिन की 6 to 7 है जो कि ब्लड पीएच भी होती है, जाहिर सी बात है, और लाइसोजाइम वगैरह की भी लिखी हुई है। फिर है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच एंड प्रोटीन स्टेनिंग। ठीक है, अच्छा प्रोटीन स्टेनिंग में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कुछ डाइज ऐड करते हैं जो कि प्रोटीन को स्टेन कर देती है, यानी इसमें कुछ डाइज की वजह से कलर्स आ जाते हैं और मतलब प्रोटीन की से हम लोगों को शनाख्त हो जाती है। तो क्या है कि स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होता है, देखें बता रहे हैं कि अगर हम लोग एसिडिक डाइज डाल रहे हैं ना, डाई जो मैंने डाली एक सॉल्यूशन में प्रोटीन है उसमें मैंने एसिडिक डाई डाली, जैसे ईओजिन का एग्जांपल दिया हुआ है, तो वो टूटेगी, एच आयंस के अंदर डिसोशिएट होगी, और उसके अलावा जो मतलब डिसोशिएट होने के बाद जो डाई जो बच जाएगी ना वो फिर बाइंड करेगी किसके साथ, जो है ना प्रोटीन के टाइम्स के साथ, यानी ये जो अमाइनो ग्रुप होगा ना, देखें एसिडिक है तो एसिडिक किसके साथ बाइंड करेगी, बेस के साथ ही करेगी। और दूसरी तरफ जो है बेसिक डाइज जो होंगी ना वो क्या करेंगी, वो जो है ना OH जो है डिसोशिएट करेंगी, बेसिक डाइज है तो OH के डिसोशिएट करेंगी और जो है ना स्टेन करेंगी, फिर वो कौन से ग्रुप को, वो करेंगी एसिडिक ग्रुप को, यानी ये वाला ग्रुप एसिडिक प्रॉपर्टी देता है, तो बेसिक जो है एसिडिक ग्रुप को करेगी और एसिडिक जो है वो क्या करेगी, बेसिक ग्रुप को करेगी। खैर इस चीज़ को ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ना देखें बेशक इतना। फिर एसिडिक एंड बेसिक प्रोटीन्स, अब हमें कैसे पता लगेगा कोई प्रोटीन एसिडिक है या बेसिक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें ना क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है आर्जिनिन लाइसिन ग्लूटामेट प्लस एस्पार्टेट का रेशो लेते हैं, लेकिन उसको यहाँ से आप देखें
कि ना हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोटीन होगी उसमें अमाइनो एसिड्स होंगे, ऑब्वियसली बात है, तो बेसिक अमाइनो एसिड भी होंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड भी होंगे, तो हम लोग ना बेसिक अमाइनो एसिड टू एसिडिक अमाइनो एसिड का रेशो लेते हैं, ठीक है, इनको डिवाइड करते हैं। अब ये रेशो अगर देखें, अगर कोई प्रोटीन है उसमें बेसिक अमाइनो एसिड ज़्यादा है तो वो बेसिक प्रोटीन होगी, तो बेसिक अमाइनो एसिड ज़्यादा होने की वजह से न्यूमिनेटर के अंदर अगर ये आएगा ज़्यादा है तो रेशो बड़ा हो जाएगा, तो रेशो अगर 1 से बड़ा होगा तो बेसिक प्रोटीन होगी, और सेम फॉर अगर एसिडिक अमाइनो एसिड ज़्यादा है तो एसिडिक प्रोटीन होगी, तो रेशो 1 से छोटा होगा। अच्छा, तो एसिडिक और बेसिक प्रोटीन्स का मैंने आपको बताया था कि जो है ना ये हम लोग रेशो लेते हैं बेसिक अमाइनो एसिड और एसिडिक अमाइनो एसिड का, और फिर अगर देखें बेसिक अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे तो न्यूमरेटर ज़्यादा होगा तो ये रेशो 1 से बड़ा आएगा, ठीक है, तो बेसिक प्रोटीन्स के अंदर ये रेशो बड़ा आता है 1 से, और अगर एसिडिक ज़्यादा होगा अमाइनो एसिड का रेशो तो ये डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा और रेशो 1 से छोटा हो जाएगा, तो 1 से छोटा होगा अगर रेशो तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है ये एसिडिक प्रोटीन है। तो ये जो है देखें, लाइसिन और आर्जिनिन ये बेसिक प्रोटीन्स होती हैं और ग्लूटामेट और एस्पार्टेट जो है ये एसिडिक प्रोटीन्स होती हैं, तो हम इनका जो है रेशो ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना अब मज़े की चीज़ ना अब आ रही है, ठीक है, अब जो चीज़ आ रही है उसे हम देखेंगे। इससे पहले तो हमने बस यही था कि सॉल्युबिलिटी और प्रेसिपिटेशन का पढ़ा, उसका पता होना चाहिए कि अगर चार्जेस होंगी तो सॉल्युबल हो जाएगा और अगर न्यूट्रल होगा तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो अब प्रेसिपिटेशन है ना, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम लोगों को प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, किसी और सॉल्यूशन में किसी प्रोटीन को स्टडी करना है तो हमें उन्हें प्रेसिपिटेट आउट करके बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए प्रेसिपिटेशन को हम अच्छे से पढ़ते हैं कि प्रेसिपिटेशन करते कैसे हैं, ठीक है। अब देखें प्रोटीन्स जो होती हैं ना वो क्या होता है, कोलोइडल होती हैं, मतलब कोलोइडल सोल्यूशन बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ पोलर ग्रुप्स, प्रोटीन है, ठीक है, चार्ड प्रोटीन है, उसके अंदर चार्ज प्रोटीन होगी तो उसमें पोलर ग्रुप्स होंगे। पोलर ग्रुप्स कौन से होते हैं? वही जिस पे चार्जेस एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर एक प्रोटीन चार्ज है उस पर पोलर ग्रुप्स आ रहे हैं तो वो क्या करेगी, वो वाटर के अंदर मौजूद जो चार्जेस होंगी ना उनके साथ क्या करेगी, उनके साथ बॉन्डिंग बनाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी और उसके बाद सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो क्या है कि जब ये सॉल्युबल हुई हुई होती है ना प्रोटीन और कोलोइडल सोल्यूशन बनाया हुआ होता है इसने, तो वो क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रेशन जो है ना पोलर ग्रुप्स की, प्रोटीन के पोलर ग्रुप्स की हाइड्रेशन हुई हुई होती है, यानी वाटर के साथ उनकी एक अट्रैक्शन हुई हुई होती है। अब अगर हम इस अट्रैक्शन को ख़त्म कर देंगे, कैसे ख़त्म करेंगे? 2 तरीक़ों से ख़त्म करेंगे। या तो हम लोग प्रोटीन के ऊपर एग्जिस्ट हुई हुई चार्जेस को ख़त्म कर दें, चार्जेस ख़त्म हो जाएंगी तो वो जो है हाइड्रोफोबिक हो जाएगी या न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो वाटर एफिनिटी दिखा रहा है ना चार्जेस के साथ, जो हाइड्रेशन हो रही है उस हाइड्रेशन को हम लोग ख़त्म कर दें। तो या तो डिहाइड्रेशन कर दें या तो न्यूट्रलाइजेशन कर दें, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब उन चार्जेस को ख़त्म करके न्यूट्रल बना दें प्रोटीन को, या फिर हम लोग वाटर जो उसके इर्द गिर्द में जो उसको सॉल्युबल बना रहा है अपने अंदर उस वाटर की डिहाइड्रेशन करवा दें, ठीक है। अब क्या होगा देखें, अब पहला जो तरीका है ना वो बताया हुआ है कि प्रेसिपिटेशन हम लोग करवा रहे हैं एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे जो प्रोटीन है वो न्यूट्रल एग्जिस्ट करती है। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ की न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, जब हमने आइसोइलेक्ट्रिक पीएच की। तो अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, ठीक है। क्या हुआ कि अच्छा साल्टिंग आउट को भी छोड़ दें, पहले ये देखें ये प्रोटीन है, इस पर चार्जेस एग्जिस्ट कर रही हैं। तो मैंने क्या किया, या तो चार्जेस को ख़त्म करवा दिया। चार्जेस कैसे ख़त्म होंगी? जब मैंने इस सॉल्यूशन की पीएच चेंज की, पीएच चेंज करूँगी तो ये अपनी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे आएगी, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे आने के बाद न्यूट्रल हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये प्रेसिपिटेट हो जाएगी, ठीक हो गया। एक न्यूट्रलाइजेशन करवाई, और दूसरा मैंने क्या करवाया, मैंने देखें ये प्रोटीन है, इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, और ये वाटर है, वाटर के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, और यहाँ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुई हुई है। तो मैंने क्या किया, कुछ ऐसा ऐड किया जिसने इस वाटर को काबू कर लिया, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को। तो जब ये काबू हो गया तो फिर प्रोटीन की जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं अब उनको कोई मिलेगा नहीं, तो ये जो प्रोटीन होगी वो डिहाइड्रेटेड प्रोटीन हो जाएगी, ठीक है। और डिहाइड्रेटेड प्रोटीन जो है ना वो फिर आपस में, अब जो जितनी भी डिहाइड्रेटेड जितनी प्रोटीन होगी ना वो सारी आपस में एफिनिटी शो करके और फिर क्या करेगी कि वो जो है ना एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगी। स्ट्रक्चर बना के मतलब ऐसे गुच्छा बन जाएगी और फिर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी। तो पानी जो है ना जिसको सॉल्युबल कर रहा था वो उस पानी को हमने साइड कर दिया, यानी उसको हमने किसी चीज़ से डाल के और उसकी जो एफिनिटी है ना वो ख़त्म करवा दी प्रोटीन से। तो अब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वाले देखते हैं, पहले बुक से हम लोग, बुक में दिखाया हुआ है कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जो है, जो प्रोटीन्स होती हैं ना आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के ऊपर लीस्ट सॉल्युबल होती हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और फिर जैसे प्रोटीन्स हैं, जैसे केजिन प्रोटीन है, तो ये क्या करती हैं कि ये इजीली प्रेसिपिटेट होती हैं जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जो इसकी पीएच होती है ना वो केजिन की पीएच होती है 4.6, जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होती है। जब हम केजिन को 4.6 पीएच पे रखेंगे तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी। अब यही चीज़ें दिखाई हुई है कि दूध के अंदर भी ना यही होता है। जब हमारा दूध घर में ख़राब हो जाता है ना तो हम लोग ये करते हैं, होता ये है कि जो दूध होता है ना जब
मतलब ये होता है कि टेम्परेचर वगैरह हम उसका चेंज करते हैं, अक्सर ये होता है बाहर रख के भूल जाते हैं, तो उस टेम्परेचर के अंदर बैक्टीरिया वगैरह जो होता है ना वो वहाँ फर्मेंटेशन करते हैं। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है। अब जैसे ही दूध में बैक्टीरिया ने लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस किया तो एसिड क्या करता है, एसिड पीएच को कम करता है, तो दूध की पीएच कम होती जाएगी। दूध की पीएच कम होगी तो 4.6 पीएच जैसे ही मिलेगी दूध को, तो दूध के अंदर मौजूद कैजिन प्रोटीन की तो वो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होगी। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे कैजिन क्या करेगी, कैजिन कहेगी मुझे तो प्रेसिपिटेट आउट होना है, तो कैजिन हो जाएगी प्रेसिपिटेट आउट। और इसी तरीके से हम कहते हैं कि भाई दूध है वो हमारा ख़राब हो गया, तो अगर दूध इस पीएच पे आ गया तो इसकी मिल्क प्रोटीन जो है वो क्या करेगी, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी। फिर बताया हुआ है साल्टिंग आउट का प्रोसेस। ठीक है, तो साल्टिंग आउट के प्रोसेस के अंदर ये कि अभी हमने क्या किया था, हमने पीएच को चेंज करके न्यूट्रलाइजेशन करवाई थी। अब हम क्या करवाएंगे, अब हम डिहाइड्रेशन करवाएंगे। डिहाइड्रेशन कैसे करवाएंगे, साल्टिंग आउट, मतलब कि हम साल्ट को ऐड करेंगे और प्रोटीन हमारी प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी, तो इसे कहते हैं हम लोग कि साल्टिंग आउट। अब हमने इसमें क्या किया, हमने अमोनियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट जो है वो ऐड किया। ठीक है, अच्छा, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन प्रेसिपिटेशन बाय द एडिशन ऑफ न्यूट्रल साल्ट, तो हमने ये न्यूट्रल साल्ट है ना इनको ऐड किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो है ना प्रोटीन की डिहाइड्रेशन हुई, इंक्रीज प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। इसको मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। अच्छा देखें, प्रेसिपिटेशन बाय साल्टिंग आउट। अब क्या हुआ कि प्रोटीन थी पानी के अंदर, इसमें हमने डाला साल्ट। ठीक है, तो साल्ट ने क्या किया, यहाँ पे पानी को काबू कर लिया और प्रोटीन की इंटरेक्शन आपस में बढ़ गई और ये क्या हुआ, ये प्रोटीन एक गुच्छे की तरीके से जो है प्रेसिपिटेट आउट हो गई। तो सिंपली ये चीज़ बताई हुई है कि हम लोग जो है ना न्यूट्रल साल्ट डालते हैं तो उसके नतीजे के अंदर ये हो जाता है। ठीक है, फिर बताया हुआ है